रात के 2 बजे 4 लड़के गैस कटर लेकर बैंक में घुसे। 30 करोड़ रुपए लेकर बाहर निकले, लेकिन सुबह होते ही पूरा शहर हिल गया। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाला आदित्य बचपन से ही बहुत होशियार लड़का माना जाता था। स्कूल में टीचर उसे मिसाल की तरह पेश करते थे। गांव के लोग कहते थे कि यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। उसके पिता रामनारायण एक छोटे किसान थे और मां सावित्री घर संभालती थीं। घर में पैसे की कमी हमेशा रही, लेकिन उम्मीदों की कमी कभी नहीं रही। रामनारायण अपने बेटे की पढ़ाई के लिए खेत तक गिरवी रखने को तैयार रहते थे। आदित्य को भी यह एहसास था कि उसके परिवार ने उसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया है, इसलिए वह रात रात भर पढ़ता था। इंटर में उसने जिले में टॉप किया, फिर शहर जाकर ग्रेजुएशन किया और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जिंदगी किताबों के हिसाब से नहीं चलती। 3 साल तक लगातार तैयारी करने के बाद भी आदित्य किसी सरकारी नौकरी में चयनित नहीं हो पाया। हर रिजल्ट उसके आत्मविश्वास को थोड़ा और तोड़ देता। पहले वह खुद को समझाता था कि अगली बार जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी। शहर में किराए के छोटे कमरे में रहते हुए उसे कई बार लगा कि शायद किस्मत उसके साथ खेल खेल रही है। जिन लड़कों के साथ उसने पढ़ाई शुरू की थी, उनमें से कई कहीं ना कहीं नौकरी पा चुके थे। कुछ बैंक में क्लर्क बन गए, कुछ पुलिस में भर्ती हो गए, और कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी पढ़ाई उससे कमजोर थी, लेकिन उनके पास सिफारिश थी, पैसे थे। यही बातें धीरे धीरे आदित्य के दिमाग में जहर बनकर भरने लगीं। एक शाम वह चाय की दुकान पर बैठा था, जहां अक्सर बेरोजगार लड़के जमा होते थे। वहीं उसकी मुलाकात 3 पुराने दोस्तों से हुई, विक्रम, समीर और राकेश। चारों ने साथ में कॉलेज किया था। पहले वे पढ़ाई और सपनों की बातें किया करते थे, लेकिन उस दिन बातचीत का विषय अलग था, निराशा और गुस्सा। विक्रम ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, सिस्टम ही खराब है भाई, मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिलता। समीर बोला, मेरे घर वाले रोज ताना मारते हैं, कहते हैं पढ़ाई करके क्या मिला। राकेश ने हंसते हुए कहा, अगर पैसा चाहिए तो ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर आदित्य ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही बात कुछ देर बाद फिर दोहराई गई। राकेश ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने कभी सोचा है बैंक में कितना पैसा रहता है? तीनों दोस्त उसकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? विक्रम ने पूछा। राकेश बोला, मतलब अगर किसी बैंक का पैसा कोई उठा ले तो। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। आदित्य ने तुरंत कहा, पागल हो क्या? लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा हो चुकी थी। रात को जब वह अपने कमरे में लौटा तो देर तक छत की तरफ देखता रहा। उसे अपने पिता का झुका हुआ चेहरा याद आया, माँ की उम्मीदें याद आईं, और रिजल्ट में बार बार लिखा हुआ शब्द नॉट क्वालिफाइड। उस रात उसके भीतर पहली बार एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका था। कुछ दिनों बाद चारों दोस्त फिर मिले। इस बार बातचीत पहले से ज्यादा गंभीर थी। राकेश ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैंने सच में पता लगाया है। उसने मोबाइल निकाला और बैंक की बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाईं। ये शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, यहाँ रोज करोड़ों का लेन देन होता है। विक्रम ने पूछा, लेकिन बैंक लूटना इतना आसान नहीं होता। राकेश मुस्कुराया, दिन में नहीं, रात में। अब आदित्य भी ध्यान से सुन रहा था। राकेश ने बताया कि बैंक के पीछे एक पुराना सर्विस गेट है, जहां सिर्फ एक गार्ड रहता है। रात में वहां ज्यादा हलचल नहीं होती। समीर बोला, लेकिन लॉकर? राकेश ने कहा, गैस कटर से काट सकते हैं। ये सुनकर तीनों चौंक गए। आदित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? राकेश ने जवाब दिया, मेरे चाचा वेल्डिंग का काम करते हैं, गैस कटर मेरे पास अरेंज हो जाएगा। अब माहौल बदल चुका था। जो बात पहले मजाक लग रही थी, वह धीरे धीरे साजिश बनती जा रही थी। आदित्य चुप था, लेकिन उसके दिमाग में गणित चल रहा था। अगर यह काम हो गया तो जिंदगी बदल सकती थी। उसने धीरे से पूछा, बैंक में कितना पैसा होगा? राकेश बोला, कम से कम 25 से 30 करोड़। ये सुनते ही तीनों की सांसें तेज हो गईं। इतना पैसा उन्होंने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था। उस रात चारों देर तक बैठे रहे। योजना बनने लगी, किस रास्ते से जाना है, किस समय जाना है, गार्ड को कैसे संभालना है, कैमरे से कैसे बचना है। आदित्य का दिमाग तेज था, इसलिए धीरे धीरे वह इस प्लान का मुख्य दिमाग बन गया। उसने बैंक की बिल्डिंग का नक्शा समझा, आसपास की गलियों का निरीक्षण किया और कई दिनों तक वहां चुपचाप जाकर स्थिति देखता रहा। चारों दोस्तों ने तय किया कि काम अमावस्या की रात को किया जाएगा, जब अंधेरा ज्यादा होगा। गाड़ी भी अरेंज कर ली गई, गैस कटर का इंतजाम भी हो गया। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, हिम्मत। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह हिम्मत जल्द ही उन्हें ऐसी राह पर ले जाएगी जहां से वापसी असंभव होगी। अमावस्या की रात आखिर आ ही गई। घड़ी ने जब रात के 1 बजे का समय दिखाया, चारों दोस्त शहर के बाहरी इलाके में मिले।
उनकी कार धीरे धीरे बैंक की तरफ बढ़ रही थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे छाती से बाहर निकल आएंगी। आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, आज के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सचमुच जिंदगी बदलेगी, लेकिन उस तरह नहीं जैसा वह सोच रहा था। कार बैंक के पीछे वाली गली में पहुंच चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी और उसी रोशनी के नीचे बैठा था बैंक का रात का गार्ड। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आदित्य ने धीरे से कहा, चलो, और जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, गार्ड ने उनकी तरफ मुड़कर देखा और अगले ही पल वह जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिससे ये चोरी हमेशा के लिए एक खौफनाक मर्डर केस बन जाने वाली थी। रात के सन्नाटे में गार्ड की आवाज़ अचानक तेज गूंज की तरह फैल गई। अंधेरे में खड़े चारों लड़कों के दिल जैसे एक पल के लिए रुक गए। गार्ड ने अपनी कुर्सी से उठते हुए टॉर्च उठाए और रोशनी उनकी तरफ घुमा दी। रोशनी सीधे आदित्य के चेहरे पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया। गार्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य के गले में शब्द अटक गए। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, भागो, लेकिन अब भागना आसान नहीं था। गार्ड आगे बढ़ चुका था। उसने दोबारा आवाज लगाई, रुको, नहीं तो पुलिस को बुलाता हूँ। ये सुनते ही राकेश का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपनी जेब से लोहे की भारी रॉड निकाल ली। आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा, रुको, अभी कुछ मत करो, लेकिन हालात उनके हाथ से निकल चुके थे। गार्ड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथ में मोबाइल भी आ चुका था। उसने नंबर डायल करने की कोशिश की। तभी राकेश अचानक आगे बढ़ा और पूरी ताकत से रॉड गार्ड के सिर पर दे मारी। धातु के टकराने की भयानक आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई फैल गई। गार्ड एक पल के लिए लड़खड़ाया, उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और गोल गोल घूमती हुई रोशनी बिखेरने लगी। आदित्य चीख पड़ा, तूने क्या कर दिया? लेकिन राकेश रुकने वाला नहीं था। उसने दूसरी बार भी वार कर दिया। इस बार गार्ड जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से हल्की कराह निकली और फिर वह बिल्कुल शांत हो गया। चारों लड़के कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे जैसे उनके शरीर से जान निकल गई हो। समीर की आवाज कांप रही थी, यह मर गया क्या? विक्रम ने झुककर गार्ड की नब्ज टटोलने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, शायद सांस नहीं चल रही। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह दीवार के सहारे खड़ा हो गया। कुछ मिनट पहले तक जो प्लान उन्हें आसान लग रहा था, अब वह खून से रंग चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन राकेश ने गुस्से में कहा, अब भागने का कोई मतलब नहीं है। अगर अभी भागे तो सीधा जेल जाएंगे। काम पूरा करो, पैसा लेकर निकलते हैं। चारों के बीच फिर सन्नाटा छा गया। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। रात की हवा ठंडी थी लेकिन उनके माथे पर पसीना बह रहा था। आदित्य ने कुछ देर बाद गहरी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। उसने जमीन पर पड़े गार्ड की तरफ देखा और फिर बैंक की बिल्डिंग की तरफ। उसकी आवाज भारी हो गई, अब पीछे हटना बेकार है, जल्दी काम खत्म करो। समीर अभी भी डर से कांप रहा था। उसने पूछा, अगर कोई आ गया तो? आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, कोई नहीं आएगा। ये गली रात में बिल्कुल खाली रहती है, जल्दी करो। विक्रम ने गार्ड की लाश को घसीटकर दीवार के पास अंधेरे कोने में डाल दिया। जमीन पर खून का धब्बा फैल गया था। राकेश ने जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर उस पर डाल दी ताकि दूर से नजर न आए। फिर उसने कार की डिक्की खोली और गैस कटर का भारी बैग बाहर निकाला। समीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क पर कोई नहीं था। पूरा इलाका सो रहा था। बैंक का पिछला सर्विस गेट लोहे का था और उस पर मोटा ताला लगा था। राकेश ने बैग खोला और गैस कटर सेट करने लगा। उसके हाथ तेज थे जैसे उसने ये काम कई बार किया हो। कुछ ही मिनटों में पाइप, सिलेंडर और टॉर्च तैयार हो गए। उसने मास्क पहना और आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने सिर हिलाकर इशारा किया। अगले ही पल गैस कटर की नीली आग भड़क उठी। तेज चिंगारियां उड़ने लगीं। रात की खामोशी में धातु के कटने की आवाज गूंज रही थी। ताला धीरे धीरे लाल होकर पिघलने लगा। 5 मिनट बाद वह जमीन पर गिर गया। गेट खुल गया। चारों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंदर घुस गए। बैंक के पीछे का कॉरिडोर अंधेरा था। दीवारों पर लगे कैमरे उनकी तरफ घूरते हुए जैसे चेतावनी दे रहे थे। लेकिन आदित्य ने पहले ही इन कैमरों का इंतजाम सोच लिया था। उसने बैग से काला स्प्रे निकाला और एक एक करके कैमरों पर छिड़क दिया। कुछ सेकंड में उनकी आंखें बंद हो गईं। अब रास्ता साफ था। वे धीरे धीरे बैंक के अंदर बढ़ने लगे। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। चारों के कदमों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। सामने मोटा स्टील का दरवाजा दिखाई दे रहा था जिसके पीछे लॉकर रूम था। समीर ने धीरे से कहा, यही है।
आदित्य ने दरवाजे को देखा और फिर राकेश की तरफ इशारा किया। राकेश ने फिर गैस कटर तैयार किया। इस बार काम और कठिन था क्योंकि दरवाजा मोटा था। आग की तेज लपटें स्टील को चीरने लगीं। चिंगारियां चारों तरफ गिर रही थीं। कमरे में धातु जलने की गंध भर गई। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। हर सेकंड उन्हें डर था कि कहीं कोई अलार्म ना बज जाए। 15 मिनट बाद दरवाजे में एक बड़ा छेद बन चुका था। विक्रम ने लोहे की रॉड से उसे और चौड़ा किया। आखिरकार दरवाजा खुल गया। लॉकर रूम सामने था। अंदर दर्जनों बड़े बड़े स्टील लॉकर दीवारों में लगे हुए थे। चारों कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़े रह गए। ये वही जगह थी जहां करोड़ों रुपए रखे जाते थे। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, जल्दी करो, जितना मिल सके उठा लो। अब असली काम शुरू हुआ। राकेश और विक्रम बड़े लॉकर काटने लगे। समीर बैग खोलकर खड़ा था। जैसे ही पहला लॉकर टूटा उसके अंदर नोटों की गड्डियां दिखाई दी। समीर की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, इतना पैसा। विक्रम ने जल्दी जल्दी गड्डियां बैग में भरनी शुरू कर दीं। नोटों की खुशबू कमरे में फैल गई। एक के बाद एक लॉकर खुलते गए। हर लॉकर में लाखों और करोड़ों रुपए भरे थे। बैग भरते जा रहे थे। समय तेजी से गुजर रहा था। आदित्य घड़ी देख रहा था। रात के 3 बज चुके थे। उन्होंने 5 बड़े बैग भर दिए थे। समीर ने घबराकर पूछा, कितना होगा? आदित्य ने अनुमान लगाते हुए कहा, कम से कम 30 करोड़। ये सुनकर चारों की आंखें फैल गईं। उन्होंने बैग उठाए और बाहर की तरफ बढ़ने लगे। बैंक के अंधेरे कॉरिडोर से गुजरते हुए उनके कदम भारी हो गए थे क्योंकि हर बैग में करोड़ों रुपए थे। वे सर्विस गेट तक पहुंच गए। बाहर अभी भी सन्नाटा था। उन्होंने जल्दी से बैग कार में डाले। आदित्य ने आखिरी बार पीछे मुड़कर बैंक की बिल्डिंग को देखा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। कार स्टार्ट हुई और अंधेरी सड़क पर दौड़ पड़ी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक आदमी जाग रहा था। वह बैंक का तारांकन मुख्य सुरक्षा अधिकारी तारांकन था। उसके मोबाइल पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया था। बैंक के सुरक्षा सिस्टम में एक अजीब सी गतिविधि दर्ज हुई थी। उसने तुरंत स्क्रीन पर कैमरों की फीड देखने की कोशिश की, लेकिन सारे कैमरे काले हो चुके थे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर मिलाया। और कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए दौड़ने वाली थीं। रात के लगभग 3:20 हो चुके थे। बैंक से निकलकर भागती हुई कार शहर की खाली सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अंदर बैठे चारों लड़कों की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। कार चला रहा था विक्रम। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जकड़े हुए थे। पीछे सीट पर आदित्य और समीर बैठे थे और उनके बीच नोटों से भरे बैग रखे थे। आगे राकेश बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कार की हेडलाइट सुनसान सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ इंजन की आवाज़ और उनके तेज धड़कते दिलों की धड़कनें थीं। कुछ मिनट बाद समीर ने धीरे से कहा, क्या सच में हो गया? उसकी आवाज़ में अविश्वास था। उसने बैग की चेन थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका। नोटों की गड्डियां ठूस ठूस कर भरी हुई थीं। उसने तुरंत चेन बंद कर दी, जैसे उसे डर हो कि पैसा कहीं भाग न जाए। आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा कठोर हो गया था, लेकिन आंखों में हल्की चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब हमें बस सही जगह पहुंचना है। राकेश ने कहा, सीधे फार्म हाउस चलते हैं। विक्रम ने सिर हिलाया और कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दी। सड़क के दोनों तरफ खेत थे और दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन कार के अंदर घुटन जैसा माहौल था। हर किसी के दिमाग में वही ख्याल घूम रहा था जो कोई खुलकर बोल नहीं रहा था, गार्ड की मौत। कुछ देर बाद समीर ने अचानक कहा, वो गार्ड, अगर वो सच में मर गया तो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। राकेश ने झुंझलाकर कहा, अब ये सब सोचने का समय नहीं है। आदित्य ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, जो हो गया वो हो गया। अगर हम डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों चुप हो गए। करीब 20 मिनट बाद कार शहर से काफ़ी दूर एक पुराने फार्म हाउस के सामने रुकी। ये जगह विक्रम के एक जानने वाले की थी जो सालों से बंद पड़ी थी। चारों जल्दी जल्दी कार से उतरे और बैग अंदर ले गए। फार्म हाउस के अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक कमरा साफ था जहां पहले से ही कुछ इंतजाम किया गया था। जैसे ही बैग जमीन पर रखे गए, चारों कुछ सेकंड तक उन्हें देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना पैसा सच में उनके सामने पड़ा है। राकेश ने पहला बैग खोला और नोटों की गड्डियां बाहर निकालने लगा। कमरे में अचानक नोटों की खुशबू फैल गई। समीर ने धीरे से कहा, इतना पैसा जिंदगी भर के लिए काफ़ी है। विक्रम ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। उसने कहा, अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। आदित्य अभी भी चुप था। वह कमरे के कोने में खड़ा होकर सब देख रहा था।
उसके दिमाग में अलग ही गणित चल रहा था। उसने कहा, पहले गिनती करेंगे। राकेश ने कहा, गिनने में तो सुबह हो जाएगी। आदित्य ने जवाब दिया, कम से कम अंदाजा तो होना चाहिए। चारों ने मिलकर नोटों की गड्डियां अलग अलग ढेर में रखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कमरे का फर्श लगभग पूरी तरह पैसों से भर चुका था। जब उन्होंने मोटा मोटा हिसाब लगाया तो रकम करीब 30 करोड़ के आसपास निकल रही थी। कुछ सेकंड के लिए कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। इतने पैसे को देखकर किसी के पास शब्द नहीं थे। उसी समय शहर के दूसरी तरफ पुलिस कंट्रोल रूम में हलचल मच चुकी थी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी का फोन आते ही कंट्रोल रूम ने तुरंत नजदीकी थाने को सूचना दे दी थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीपें सायरन बजाती हुई बैंक की तरफ दौड़ पड़ी। करीब 4 बजे पुलिस बैंक के पीछे वाले गेट पर पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पड़े खून के धब्बे देखे सब चौकन्ने हो गए। एक पुलिसकर्मी ने टॉर्च की रोशनी अंधेरे कोने में डाली। वहां गार्ड की लाश पड़ी थी। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान भी कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया। वह शहर का सबसे तेज दिमाग वाला पुलिस अधिकारी माना जाता था। उसने लाश को ध्यान से देखा। गार्ड के सिर पर गहरी चोट के निशान थे। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, यह सीधा हत्या का मामला है। फिर उसने आसपास नजर दौड़ाए। कटे हुए ताले और जले हुए धातु के निशान साफ बता रहे थे कि यहां गैस कटर का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस टीम तुरंत बैंक के अंदर घुसी। लॉकर रूम का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर कई लॉकर कटे हुए थे। नोटों के खाली बंडल और बिखरे हुए कागज जमीन पर पड़े थे। एक सिपाही ने कहा, सर यहां तो करोड़ों की चोरी लग रही है। इंस्पेक्टर चौहान ने तुरंत आदेश दिया, पूरा इलाका सील कर दो। फॉरेंसिक टीम बुलाओ और शहर के सभी एग्जिट पॉइंट पर नाकाबंदी करो। कुछ ही मिनटों में खबर पूरे शहर में फैलने लगी। पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थीं। हर चौराहे पर चेकिंग शुरू हो चुकी थी। इधर फार्म हाउस में बैठे चारों दोस्तों को अभी तक इस हलचल का अंदाजा नहीं था। वे अभी भी पैसे को देखकर भविष्य के सपने बुन रहे थे। विक्रम ने कहा, मैं तो सबसे पहले नई कार खरीदूंगा। समीर बोला, मैं शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। राकेश ने हंसते हुए कहा, अब हमें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आदित्य ने उन्हें रोका, पागल हो गए हो क्या? अगर अभी खर्च करना शुरू कर दिया तो पुलिस तुरंत पकड़ लेगी। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। आदित्य ने कहा, कम से कम 6 महीने तक कोई पैसा इस्तेमाल नहीं करेगा। सब कुछ ठंडा होने दो। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों मान गए। लेकिन उसी समय दूर सड़क पर पुलिस की एक जीप तेज रफ्तार से गुजर रही थी और उसी जीप में बैठा इंस्पेक्टर अरविंद चौहान चुपचाप एक ही बात सोच रहा था, जिसने भी यह चोरी की है वह ज्यादा देर आज़ाद नहीं रहेगा। सुबह के 5 बजते बजते पूरे शहर में ये खबर फैल चुकी थी कि बैंक में 30 करोड़ की चोरी हुई है और गार्ड की हत्या कर दी गई है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। पुलिस की जांच तेजी से शुरू हो चुकी थी। फॉरेंसिक टीम को बैंक के पीछे वाली गली में कुछ टायर के निशान मिले थे और उन्हीं निशानों के आधार पर जांच की दिशा अब शहर से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ मुड़ने वाली थी। उधर फार्म हाउस के कमरे में बैठे चारों दोस्तों को अभी भी ये लगता था कि उनका प्लान पूरी तरह सफल हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे एक ऐसी जांच शुरू हो चुकी है जो धीरे धीरे हर सबूत को जोड़ते हुए सीधे उन्हीं तक पहुंचने वाली थी। और सुबह की पहली रोशनी के साथ ही उनकी किस्मत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे शहर की इमारतों पर फैल रही थी, लेकिन बैंक के बाहर माहौल पूरी तरह अलग था। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, पीली पट्टियों से इलाका घेर दिया गया था और पत्रकार कैमरे लेकर दौड़ रहे थे। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान बैंक के पिछले हिस्से में खड़ा जमीन पर पड़े टायर के निशानों को ध्यान से देख रहा था। फॉरेंसिक टीम उनके पास खड़ी तस्वीरें ले रही थी। चौहान ने झुककर मिट्टी को हाथ से छुआ और फिर कहा, गाड़ी भारी थी, शायद बैग भरे हुए थे। एक सिपाही ने पूछा, सर क्या चोर अभी शहर में ही होंगे? चौहान ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, अगर समझदार हैं तो शहर छोड़ चुके होंगे, लेकिन कोई भी पूरी तरह साफ काम नहीं कर पाता। फॉरेंसिक अधिकारी ने पास आकर कहा, सर हमें यहाँ से 2 तरह के जूते के निशान मिले हैं और गैस कटर इस्तेमाल हुआ है। चौहान ने सिर हिलाया और फिर बैंक की बिल्डिंग की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, 4 लोग, कम से कम 4। सिपाही ने पूछा, सर आपको कैसे पता? चौहान ने कहा, गार्ड को काबू करने के लिए 2 आदमी चाहिए थे, गैस कटर चलाने के लिए एक और निगरानी के लिए एक। उसी समय एक और पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया, सर पास वाली दुकान के बाहर कैमरा लगा है। चौहान तुरंत वहां गया। दुकान बंद थी लेकिन कैमरा सड़क की तरफ लगा था। तकनीकी टीम ने जल्दी से रिकॉर्डिंग निकाली। स्क्रीन पर रात के करीब 2:55 का समय दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद एक सफ़ेद रंग की पुरानी एसयूवी गली में घुसती दिखाई दी। गाड़ी का नंबर साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी बनावट और पीछे लगे टूटे बम्पर की झलक साफ थी। चौहान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, यही गाड़ी है।
उसने तुरंत आदेश दिया, पूरे जिले में इस मॉडल की गाड़ियों की लिस्ट निकालो और जिनके पीछे बम्पर टूटा है उन्हें पहले चेक करो। इधर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर फार्म हाउस के अंदर चारों लड़के अभी भी जाग रहे थे। पूरी रात उन्होंने सोने की कोशिश नहीं की थी। कमरे के बीचों बीच पैसे के ढेर लगे थे जिन्हें वे वापस बैग में भर चुके थे। सुबह की हल्की रोशनी टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। समीर ने थकी हुई आवाज में कहा, अब क्या करेंगे? आदित्य ने कहा, अभी कुछ नहीं, दिन भर यहीं रहेंगे। विक्रम ने कहा, अगर पुलिस यहां तक पहुंच गई तो? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, ये जगह किसी को नहीं पता। राकेश ने बैग की चेन बंद करते हुए कहा, इतना पैसा देखकर अभी भी यकीन नहीं होता। उसने एक गड्डी उठाई और हवा में उछाल दी। नोट हवा में बिखर कर जमीन पर गिर गए। समीर ने जल्दी से उन्हें उठाया। पागल हो गए हो क्या? आदित्य खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। खेतों में हल्की धुंध थी। दूर कहीं एक ट्रैक्टर की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से कहा, सबसे पहले हमें पैसे को अलग अलग जगह छिपाना होगा। विक्रम ने पूछा, कहाँ? आदित्य ने कहा, अभी नहीं, रात होने दो। उसी समय शहर में पुलिस की जांच तेज हो चुकी थी। वाहन रजिस्ट्रेशन विभाग से सफेद एसयूवी की सूची आ चुकी थी। ऐसे कुल 27 वाहन शहर में दर्ज थे। उनमें से 6 के पीछे बम्पर डैमेज होने की रिपोर्ट थी। इंस्पेक्टर चौहान ने उन 6 परतों की लिस्ट हाथ में ली। उसने कहा, एक एक करके सब चेक करेंगे। पहला पता शहर के पुराने मोहल्ले में था। पुलिस वहां पहुंची लेकिन गाड़ी कई दिनों से खराब पड़ी थी। दूसरा पता एक व्यापारी का था जिसकी कार बिल्कुल नई थी। तीसरा पता एक कॉलेज छात्र के नाम पर था लेकिन उसकी कार काली थी। चौथे पते पर गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। चौहान की नज़र 5वें नाम पर अटक गई, विक्रम सिंह। उसने फाइल में लिखा पता पढ़ा। वह शहर के बाहरी इलाके का था। चौहान ने तुरंत कहा, चलो। करीब आधे घंटे बाद पुलिस उस घर के सामने पहुंची। दरवाजा बंद था। पड़ोसी ने बताया कि विक्रम 2 दिन से घर नहीं आया। चौहान ने पूछा, उसकी गाड़ी? पड़ोसी ने कहा, कल रात देखी थी, फिर नहीं। चौहान की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, खेल शुरू हो चुका है। इधर फार्म हाउस में बैठे चारों को यह अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस अब उनके काफी करीब पहुंच चुकी है। दोपहर होते होते गर्मी बढ़ने लगी। कमरे में घुटन हो रही थी। समीर बार बार बाहर झांक कर देखता था। हर छोटी आवाज उसे डराने लगी थी। राकेश ने कहा, मुझे भूख लगी है। विक्रम बोला, यहाँ खाना कहाँ से मिलेगा? आदित्य ने कहा, कार में कुछ बिस्कुट और पानी है, उसी से काम चलाओ। कुछ देर बाद वे चारों फिर चुपचाप बैठ गए। पैसों से भरे बैग उनके सामने पड़े थे लेकिन अब उनमें पहले जैसी खुशी नहीं थी। हर किसी के मन में डर की छोटी छोटी लहरें उठने लगी थीं। समीर ने धीरे से कहा, अगर गार्ड सच में मर गया तो पुलिस बहुत जोर से ढूंढेगी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। दोपहर के करीब 3 बजे इंस्पेक्टर चौहान को एक और सूचना मिली। शहर से बाहर जाने वाले टोल प्लाजा की रिकॉर्डिंग में वही सफ़ेद एसयूवी दिखाई दी थी। समय था रात 3:14। चौहान ने नक्शा देखा। टोल के बाद सिर्फ 3 रास्ते निकलते थे, एक हाईवे की तरफ, दूसरा नदी के पुल की तरफ और तीसरा गांवों की तरफ जाता कच्चा रास्ता। उसने तुरंत 3 टीमों को तीनों दिशाओं में भेज दिया। इधर फार्म हाउस के आसपास का इलाका बेहद शांत था। खेतों में काम करने वाले किसान भी धीरे धीरे घर लौटने लगे थे। शाम ढलने लगी थी। आदित्य ने आखिरकार कहा, रात होते ही हम यहाँ से निकलेंगे। विक्रम ने पूछा, कहाँ? आदित्य ने कहा, पैसे 4 हिस्सों में बांटेंगे और अलग अलग दिशा में जाएंगे। कुछ महीनों तक कोई किसी से संपर्क नहीं करेगा। तीनों ने उसकी बात मान ली। लेकिन उसी समय फार्म हाउस से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई गांव की तरफ बढ़ रही थी। उस जीप में बैठा इंस्पेक्टर चौहान टोल कैमरे की तस्वीर बार बार देख रहा था और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नक्शा साफ होता जा रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तेज चलाओ, मुझे लगता है हम सही दिशा में जा रहे हैं। उधर फार्म हाउस के अंदर बैठे चारों दोस्तों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके और पुलिस के बीच की दूरी अब बहुत तेजी से कम होती जा रही है और शायद अगली रात उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली थी। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी। फार्म हाउस के आसपास फैले खेतों पर अंधेरा उतर चुका था और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। टूटी खिड़की से आती हवा कमरे में रखे नोटों के बैगों को हल्का हल्का हिला रही थी। चारों लड़के कई घंटों से एक ही कमरे में बैठे थे और अब उनकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम फर्श पर पीठ टिकाकर बैठा था और खाली नजरों से छत को देख रहा था। समीर बार बार खिड़की से बाहर झांकता था। हर बार उसे लगता कोई दूर खड़ा उन्हें देख रहा है, लेकिन बाहर सिर्फ खेत थे और अंधेरा। आदित्य अब भी सबसे शांत दिखाई देता था। वह कमरे में धीरे धीरे टहल रहा था और सोच रहा था। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी लेकिन चेहरे पर एक सख्त तनाव था। राकेश ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, कितनी देर और इंतजार करेंगे?
आदित्य ने घड़ी देखी, अभी 8 बजे हैं, थोड़ा और अंधेरा होने दो। समीर ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे है। राकेश ने हंसने की कोशिश की लेकिन उसकी हंसी कमजोर थी। पुलिस इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुंचेगी। आदित्य ने कहा, डर से दिमाग मत खराब करो, प्लान याद रखो। उसने फर्श पर 4 बैगों को खींचकर सामने रखा। हर बैग में लगभग बराबर रकम है। हम चारों अलग अलग रास्ते जाएंगे। विक्रम उठकर बैठ गया और बाद में आदित्य ने जवाब दिया, कम से कम 6 महीने तक कोई संपर्क नहीं, फिर किसी सुरक्षित जगह मिलेंगे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ रहा था कि यह फैसला आसान नहीं है। अभी तक वे चारों साथ थे लेकिन कुछ ही घंटों में वे 4 अलग दिशाओं में बिखरने वाले थे। उधर शहर में इंस्पेक्टर अरविंद चौहान अपनी जीप में बैठा नक्शे को घूर रहा था। टोल प्लाजा की फुटेज के बाद उसने आसपास के गांवों की जानकारी निकलवाई थी। एक सिपाही ने कहा, सर इस इलाके में कई पुराने फार्म हाउस हैं। चौहान ने पूछा, कौन कौन से? लिस्ट सामने रखी गई। उनमें से एक नाम पर उसकी उंगली रुक गई। वह फार्म हाउस कई सालों से बंद बताया गया था। मालिक शहर में रहता था और खेत किराए पर दिए हुए थे। चौहान ने तुरंत पूछा, वहां कोई रहता है? सिपाही ने कहा, नहीं सर, ज्यादातर खाली रहता है। चौहान की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, ऐसी जगह छिपने के लिए सबसे अच्छी होती है। फार्म हाउस के अंदर रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बाहर झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। चारों ने बैग उठाए और बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। आदित्य ने कहा, याद रखो, शहर से जितना दूर जाओ उतना अच्छा है। समीर ने पूछा, अगर रास्ते में पुलिस मिल गई? आदित्य ने जवाब दिया, घबराना मत, सामान्य बनकर रहना। वे चारों बाहर निकले। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराए। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद दिखाई नहीं दे रहा था। यह अंधेरा उनके लिए सुरक्षित भी था और डरावना भी। विक्रम ने कार का दरवाजा खोला। बैग पीछे रखे गए। इंजन स्टार्ट हुआ तो रात की खामोशी टूट गई। कार धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों में फार्म हाउस पीछे छूट गया। कार के अंदर अब भी वही तनाव भरा माहौल था। समीर ने धीरे से कहा, अगर हम पकड़े गए तो? राकेश ने गुस्से में कहा, चुप रहो, बार बार वही बात मत बोलो। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अभी कुछ नहीं होगा। कार गांव की सड़क पर पहुंच चुकी थी। दूर दूर तक अंधेरा फैला था। अचानक सामने मोड़ पर हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। विक्रम ने तुरंत ब्रेक दबा दिया। सड़क के आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी। समीर का गला सूख गया, पुलिस। राकेश ने दांत भींचे, अब क्या करें? आदित्य की आंखें तेजी से चारों तरफ घूमने लगीं। उसने तुरंत कहा, गाड़ी पीछे घुमाओ। विक्रम ने गाड़ी मोड़ दी और तेजी से दूसरी दिशा में बढ़ा दी। उधर बैरिकेड के पास खड़े सिपाही ने दूर जाती हेडलाइट देख ली। उसने तुरंत वायरलेस पर कहा, एक सफ़ेद एसयूवी बैरिकेड देखकर वापस मुड़ गई है। वायरलेस की आवाज़ सीधे इंस्पेक्टर चौहान तक पहुंची। चौहान ने तुरंत पूछा, किधर गई? जवाब मिला, गांव वाले कच्चे रास्ते की तरफ। चौहान ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी घुमाओ। जीप तेज रफ्तार से उसी दिशा में दौड़ पड़ी। इधर कार के अंदर बैठे चारों की हालत खराब हो चुकी थी। विक्रम तेजी से गाड़ी चला रहा था। कच्चे रास्ते पर गाड़ी उछल रही थी। समीर पीछे मुड़कर बार बार देख रहा था। कुछ मिनट बाद दूर पीछे से पुलिस जीप की हेडलाइट दिखाई दी। समीर चिल्लाया, वे आ गए। राकेश ने कहा, गाड़ी तेज चलाओ। विक्रम ने एक्सीलेटर दबा दिया। कार धूल उड़ाती हुई खेतों के बीच बने रास्ते पर भागने लगी। पुलिस जीप भी पीछे लगी हुई थी। दोनों गाड़ियां अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थीं। कुछ दूरी पर रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। आदित्य ने तुरंत कहा, बाएं ले लो। विक्रम ने गाड़ी मोड़ दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सामने रास्ता खत्म हो गया। आगे गहरा नाला था। विक्रम ने जोर से ब्रेक लगाए। कार झटके से रुक गई। चारों कुछ पल के लिए जड़ हो गए। पीछे से पुलिस जीप की हेडलाइट अब साफ दिखाई दे रही थी। कार नाले के किनारे रुक चुकी थी। सामने आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे पुलिस जीप की हेडलाइट तेजी से पास आती जा रही थी। विक्रम का हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गया। समीर की सांसें तेज चलने लगीं। राकेश ने तुरंत कहा, अब क्या करेंगे? आदित्य ने तेजी से सोचना शुरू किया। उसने पीछे आती रोशनी देखी और तुरंत बोला, बैग उठाओ और भागो। चारों ने कार के दरवाजे खोले, बैग उठाए और कूदकर नीचे उतर गए। पुलिस जीप अभी कुछ दूरी पर थी। अंधेरे में भागते हुए वे नाले के किनारे किनारे दौड़ने लगे। बैग भारी थे इसलिए उनकी चाल धीमी हो रही थी। समीर हौंकते हुए बोला, इतना वजन लेकर भागना मुश्किल है। राकेश ने कहा, पैसा छोड़ेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। पीछे से पुलिस जीप रुकने की आवाज आई। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान जीप से उतरा। उसने सामने छोड़ी हुई कार देखी और तुरंत समझ गया कि लोग भागे हैं। उसने सिपाहियों से कहा, चारों तरफ फैल जाओ।
4 पुलिसकर्मी टॉर्च लेकर अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। उधर आदित्य ने भागते हुए कहा, नाले के पार चलते हैं। विक्रम ने पूछा, अगर वे पीछे आ गए तो? आदित्य बोला, बैग छिपा देंगे। वे नाले के संकरे हिस्से से कूदकर दूसरी तरफ पहुंचे। दौड़ते दौड़ते आखिरकार एक पुराने गोदाम के पास पहुंच गए। गोदाम का दरवाजा टूटा हुआ था। चारों अंदर घुस गए। कमरे के अंदर अंधेरा था। उन्होंने बैग जमीन पर रख दिए। समीर जमीन पर बैठ गया और बोला, अब मैं नहीं दौड़ सकता। राकेश भी हौंफ रहा था। आदित्य ने कहा, शांत रहो। कुछ सेकंड तक चारों चुप बैठे रहे। फिर आदित्य ने कहा, पैसे को अलग अलग छिपाते हैं। विक्रम ने पूछा, क्यों? आदित्य ने कहा, अगर पकड़े गए तो सबूत कम मिलेगा। राकेश ने बैग खोला और गड्डियां निकालने लगा। उन्होंने नोटों के बंडल दीवार के कोनों में छिपाने शुरू किए। उसी समय बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। चारों तुरंत रुक गए। आदित्य ने फुसफुसा कर कहा, कोई बोलना मत। बाहर से टॉर्च की रोशनी दरवाजे के टूटे हिस्से से अंदर आने लगी। समीर का शरीर कांपने लगा। बाहर पुलिसकर्मी की आवाज आई, इधर देखो। टॉर्च की रोशनी अंदर आई लेकिन गोदाम के कोनों तक नहीं पहुंची। कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज दूर चली गई। चारों ने राहत की सांस ली। विक्रम ने धीरे से कहा, हम बच गए। आदित्य ने तुरंत कहा, अभी नहीं। उन्होंने जल्दी जल्दी बाकी पैसे भी छिपा दिए। अब बैग लगभग खाली थे। आदित्य ने कहा, अब अलग हो जाओ। समीर ने पूछा, कहाँ जाएंगे? आदित्य बोला, जो रास्ता मिले। राकेश ने कहा, लेकिन पैसे? आदित्य ने जवाब दिया, कुछ दिन बाद लौटेंगे। चारों ने एक दूसरे को देखा। फिर वे 4 दिशाओं में निकल गए। उधर इंस्पेक्टर चौहान छोड़ी हुई कार के पास खड़ा था। उसने टॉर्च से कार के अंदर देखा। सीट पर खून का हल्का निशान था और पीछे कुछ नोटों के टुकड़े पड़े थे। चौहान ने नोट उठाया और देखा। उसने धीरे से कहा, ये वही लोग हैं। उसने वायरलेस पर कहा, इलाके की घेराबंदी करो। कुछ ही देर में और पुलिस गाड़ियां वहां पहुंच गईं। चौहान ने जमीन पर पड़े पैरों के निशान देखे। वे नाले की तरफ जा रहे थे। वह उस दिशा में बढ़ गया। नाले के पार जाकर उसने आसपास खोज शुरू करवाई। कुछ दूरी पर उसे जमीन पर पड़ा एक नोट मिला। उसने तुरंत कहा, वे पास ही हैं। उधर गोदाम से निकलने के बाद समीर अकेला रास्ते पर चल रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वह बार बार पीछे देखता था। कुछ दूरी पर उसे एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। शायद किसी किसान की थी। समीर ने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। उधर दूसरी दिशा में राकेश तेजी से चलते हुए एक सड़क तक पहुंच गया। उसने एक ट्रक आते देखा। ट्रक धीमा हुआ। राकेश ने हाथ देकर उसे रोका। ड्राइवर ने खिड़की से पूछा, कहाँ जाना है? राकेश ने कहा, शहर तक। ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया। राकेश ट्रक में बैठ गया। इधर विक्रम खेतों के बीच चलता हुआ आखिरकार एक गांव में पहुंच गया। उसने एक खाली घर के बाहर बैठकर सांस ली। आदित्य सबसे अलग रास्ते से जा रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वही कठोर भाव थे। कुछ देर बाद वह मुख्य सड़क पर पहुंच गया। उसने दूर आती बस को रोका और उसमें चढ़ गया। बस आगे बढ़ गई। उधर इंस्पेक्टर चौहान गोदाम तक पहुंच चुका था। उसने अंदर टॉर्च डाली। कुछ देर बाद उसकी नज़र कोने में पड़े नोटों पर पड़ी। वह झुककर उन्हें उठाने लगा। उसने तुरंत समझ लिया कि चोर यहीं थे। चौहान ने वायरलेस पर कहा, हमें पैसा मिल गया है। फिर उसने कमरे में नज़र घुमाई। दीवार के दूसरे कोने में भी नोटों के बंडल पड़े थे। उसने सिपाहियों को बुलाया। पैसों की गिनती शुरू हुई। कुछ ही देर में साफ हो गया कि रकम बहुत बड़ी है। लेकिन चौहान की नज़र जमीन पर पड़े एक छोटे से कागज़ पर अटक गई। उसने कागज़ उठाया। उस पर एक नाम लिखा था, विक्रम। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान ने कागज़ को टॉर्च की रोशनी में ध्यान से देखा। उस पर पेन से लिखा था, विक्रम। उसने कागज़ को पलटकर देखा लेकिन दूसरी तरफ कुछ नहीं था। उसने धीरे से कहा, नाम मिल गया। पास खड़े सिपाही ने पूछा, सर क्या यही उनमें से एक है? चौहान ने जवाब दिया, संभव है। उसने तुरंत वायरलेस उठाया और कहा, सभी टीम ध्यान दें, संदिग्ध नाम विक्रम, उम्र लगभग 25 से 30, शहर के बाहरी इलाके का हो सकता है। उधर समीर मोटरसाइकिल लेकर तेज गति से सड़क पर आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसने एक सुनसान जगह पर बाइक रोकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई पीछा नहीं कर रहा था। उसने राहत की सांस ली लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा था कि बाकी तीनों का क्या हुआ होगा। उसने जेब से मोबाइल निकाला लेकिन तुरंत फिर वापस रख लिया। उसे आदित्य की बात याद आई कि अभी किसी से संपर्क नहीं करना है। उधर ट्रक में बैठा राकेश खामोश था। ड्राइवर ने पूछा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? राकेश ने कहा, काम से आया था। ड्राइवर ने ज्यादा सवाल नहीं किया। ट्रक आगे चलता रहा। विक्रम गांव के एक खाली घर के बाहर बैठा था। उसका शरीर थक चुका था।
उसने जेब से मोबाइल निकाला लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उधर बस में बैठा आदित्य बिल्कुल शांत था। वह खिड़की की तरफ देख रहा था लेकिन उसकी नज़र कहीं और थी। उसके दिमाग में हर कदम का हिसाब चल रहा था। इधर इंस्पेक्टर चौहान ने गोदाम से मिले पैसों को सील करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने नोटों को बैग में भरना शुरू कर दिया। चौहान ने जमीन पर पड़े पैरों के निशान देखे और कहा, वे 4 थे और चारों अलग दिशा में गए हैं। एक सिपाही ने पूछा, सर अब? चौहान ने कहा, नाम से शुरुआत करेंगे। कुछ देर बाद पुलिस कंट्रोल रूम में विक्रम नाम के लोगों की सूची निकाली गई। शहर और आसपास के इलाके में इस नाम के दर्जनों लोग थे। चौहान ने कहा, उनमें से उम्र और पते के हिसाब से फिल्टर करो। आखिरकार 3 नाम बचे। पहला एक दुकानदार था, दूसरा एक बुजुर्ग किसान, तीसरा था विक्रम सिंह। चौहान ने फाइल खोली। फोटो सामने आया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही युवक हो सकता है जिसकी कार बैंक के पास कैमरे में दिखी थी। उसने आदेश दिया, इसका घर तुरंत चेक करो। उधर समीर बाइक लेकर शहर से दूर एक कस्बे में पहुंच गया था। उसने बाइक एक गली में खड़ी की और पैदल चलने लगा। उसे एक छोटा सा होटल दिखा। वह अंदर गया और कमरे के बारे में पूछा। रिसेप्शन वाले ने पूछा, पहचान पत्र है? समीर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, नहीं। रिसेप्शन वाले ने सिर हिलाया, कमरा नहीं मिलेगा। समीर बाहर निकल आया। उधर ट्रक शहर के पास पहुंच चुका था। राकेश नीचे उतरा और अंधेरी गली में चला गया। उसने सोचा कि अभी कुछ समय किसी दोस्त के घर रुकना होगा। विक्रम गांव में ही छिपा बैठा था। उसने तय किया कि सुबह होने तक यहीं रहेगा। उधर इंस्पेक्टर चौहान पुलिस टीम के साथ विक्रम सिंह के घर पहुंच चुका था। दरवाजा बंद था। चौहान ने दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। चौहान ने पूछा, विक्रम कहाँ है? बुजुर्ग ने कहा, 2 दिन से घर नहीं आया। चौहान ने पूछा, उसकी गाड़ी? बुजुर्ग ने कहा, कल रात से नहीं देखी। चौहान ने घर के अंदर नजर डाली। फिर उसने कहा, हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। कुछ देर बाद पुलिस विक्रम के कमरे में थी। टेबल पर कुछ किताबें पड़ी थीं। अलमारी में कपड़े थे। चौहान की नज़र एक नोटबुक पर पड़ी। उसने नोटबुक खोली। अंदर कुछ पन्नों पर नक्शे बने हुए थे। एक पन्ने पर बैंक की बिल्डिंग का स्केच बना था। चौहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, अब खेल खत्म। उधर समीर सड़क पर भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। राकेश एक पुराने दोस्त के घर पहुंच गया था। उसने दरवाजा खटखटाया। दोस्त ने दरवाजा खोला और चौंक गया। तू? राकेश ने कहा, कुछ दिन रुकना है। दोस्त ने उसे अंदर आने दिया। उधर विक्रम गांव में बैठा सोच रहा था कि सुबह होने के बाद शहर लौटे या नहीं। इधर इंस्पेक्टर चौहान ने वायरलेस पर कहा, विक्रम सिंह की तलाश शुरू करो, उसके सभी दोस्तों की भी जानकारी निकालो। कुछ ही देर में पुलिस रिकॉर्ड से 3 और नाम सामने आए। आदित्य, समीर, राकेश। चौहान ने चारों नाम एक कागज पर लिखे। उसने धीरे से कहा, चारों मिल जाएंगे। फिर उसने आदेश दिया, पूरे शहर में इनकी तस्वीरें भेजो। अब पुलिस के पास नाम भी थे और सुराग भी। पुलिस कंट्रोल रूम में चारों नाम दर्ज हो चुके थे, आदित्य, समीर, राकेश और विक्रम। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान ने चारों की फाइल सामने रखी। तस्वीरें निकाली गईं और तुरंत सभी थानों में भेज दी गईं। वायरलेस पर सूचना दी गई कि ये चारों बैंक चोरी और हत्या के मुख्य संदिग्ध हैं। चौहान ने कहा, इनके मोबाइल नंबर निकालो। तकनीकी टीम तुरंत काम में लग गई। कुछ ही मिनटों में चारों के मोबाइल नंबर और कॉल रिकॉर्ड सामने आ गए। चौहान ने स्क्रीन पर नजर डाली। उसने देखा कि चोरी से पहले चारों के बीच कई कॉल हुए थे। फिर अचानक सबके फ़ोन बंद हो गए थे। चौहान ने कहा, इनमें से कोई ज़्यादा देर चुप नहीं रहेगा। उधर समीर कस्बे की एक गली में बैठा था। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसने कई बार सोचा कि कहीं दूर चला जाए लेकिन पैसे उसके पास नहीं थे क्योंकि रकम गोदाम में छिपी रह गई थी। वह बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ और सड़क की तरफ चल पड़ा। उधर राकेश अपने दोस्त के घर में बैठा था। दोस्त ने पूछा, इतनी रात को क्यों आए? राकेश ने कहा, बस कुछ काम था। दोस्त ने ज़्यादा सवाल नहीं किए लेकिन उसके चेहरे पर शक था। विक्रम गांव में छिपा बैठा था। उसने सुबह होने का इंतजार किया, फिर धीरे धीरे गांव से बाहर निकलकर मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ा। उसे लग रहा था कि शहर जाना ही सुरक्षित होगा। उधर बस से उतरने के बाद आदित्य एक दूसरे शहर पहुंच चुका था। उसने भीड़ में घुलने की कोशिश की। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा था लेकिन दिमाग में लगातार योजनाएं बन रही थीं। इधर पुलिस ने चारों के घरों की निगरानी शुरू कर दी। चौहान ने कहा, जो भी गलती करेगा वही पकड़ा जाएगा। तकनीकी टीम ने समीर के मोबाइल की आखिरी लोकेशन निकाली। वह कस्बे के पास की थी। चौहान ने तुरंत टीम भेजी। उधर समीर एक चाय की दुकान पर खड़ा था। उसने चाय ली और धीरे धीरे पीने लगा।
उसके हाथ कांप रहे थे। तभी दुकान के पास खड़ी पुलिस जीप उसकी नज़र में आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत वहां से निकलने लगा, लेकिन उसी समय एक सिपाही ने उसे गौर से देखा। तस्वीर से चेहरा मिल रहा था। सिपाही ने धीरे से कहा, रुको। समीर ने पीछे मुड़कर देखा और भागने लगा। सिपाही चिल्लाया, पकड़ो। कुछ ही सेकंड में 2 पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़ पड़े। समीर तेजी से भाग रहा था लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। वह गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसे पुलिस जीप में बैठा दिया गया। उधर इंस्पेक्टर चौहान को सूचना मिली, सर एक संदिग्ध पकड़ा गया है, नाम समीर। चौहान ने कहा, उसे थाने लाओ। समीर को पूछताछ कमरे में बैठाया गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। चौहान अंदर आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने शांत स्वर में पूछा, बाकी 3 कहाँ हैं? समीर चुप रहा। चौहान ने फिर कहा, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। समीर की नज़रें नीचे झुक गईं। कुछ देर की चुप्पी के बाद चौहान ने कहा, तुम्हें पता है गार्ड की मौत हो चुकी है। समीर के चेहरे का रंग बदल गया। चौहान ने धीरे से कहा, अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, हत्या का है। समीर की सांस तेज हो गई। कुछ मिनट बाद वह टूटने लगा। उसने धीरे से कहा, हम 4 थे। चौहान ने कहा, नाम बताओ। समीर ने कहा, आदित्य, राकेश, विक्रम। चौहान ने कहा, वे कहाँ हैं? समीर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, हम अलग हो गए थे। चौहान ने उसकी आंखों में देखा। उसे लग गया कि समीर सच बोल रहा है। उधर राकेश अपने दोस्त के घर में बैठा टीवी देख रहा था। अचानक स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आई। समाचार में चारों की तस्वीरें दिखाई गईं। राकेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दोस्त ने टीवी देखा और फिर उसकी तरफ घूरकर पूछा, ये तुम हो? राकेश कुछ नहीं बोला। दोस्त पीछे हट गया। राकेश समझ गया कि अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वह तुरंत उठकर बाहर निकल गया। उधर विक्रम शहर पहुंच चुका था। उसने भी एक दुकान के बाहर टीवी पर खबर देख ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत चेहरा नीचे कर लिया और भीड़ में घुस गया। इधर आदित्य दूसरे शहर के बस अड्डे पर बैठा था। उसने भी मोबाइल पर खबर देखी। उसने स्क्रीन पर समीर की गिरफ्तारी की खबर पढ़ी। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, अब खेल बदल गया। इधर थाने में समीर से पूछताछ जारी थी। चौहान ने पूछा, पैसा कहाँ है? समीर ने कहा, गोदाम में छिपा दिया था। चौहान ने कहा, वह मिल चुका है। समीर ने सिर झुका लिया। चौहान ने कहा, अब बाकी तीनों की बारी है। समीर चुप बैठा रहा। चौहान ने सिपाहियों से कहा, राकेश और विक्रम के ठिकाने ढूंढो। अब पुलिस की तलाश और तेज हो चुकी थी। समीर कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ मेज पर रखे हुए थे। सामने इंस्पेक्टर अरविंद चौहान फाइल खोलकर बैठा था। कमरे में 2 सिपाही भी मौजूद थे। चौहान ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे तीनों साथी अभी भी फरार हैं? समीर चुप रहा। चौहान ने फाइल में से एक फोटो निकाली और उसके सामने रख दी। फोटो में बैंक का गार्ड था। चौहान ने कहा, इस आदमी की मौत हो चुकी है। समीर की आंखें नीचे झुक गईं। चौहान ने कहा, अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं है। कुछ देर बाद चौहान ने पूछा, प्लान किसने बनाया था? समीर ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, आदित्य। चौहान ने तुरंत नोट लिख लिया। उसने पूछा, गैस कटर कौन लाया? समीर ने कहा, राकेश। चौहान ने फिर पूछा, गाड़ी किसकी थी? समीर ने जवाब दिया, विक्रम की। चौहान ने कुर्सी से टिककर कहा, अच्छा, तो चारों का काम तय था। समीर ने सिर झुका लिया। उधर राकेश तेजी से सड़क पर चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे लग रहा था कि हर आदमी उसे पहचान रहा है। वह एक बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां कुछ लोग खड़े थे। उसने भीड़ में खड़े होकर सोचा कि किसी दूसरी जगह निकल जाना चाहिए। एक बस खड़ी थी जो दूसरे जिले की तरफ जाने वाली थी। राकेश तुरंत उसमें चढ़ गया। उसने सीट ली और सिर झुका लिया। उधर विक्रम शहर के बाजार में घूम रहा था। उसने अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, लेकिन हर जगह टीवी स्क्रीन पर खबर चल रही थी। चारों की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। विक्रम ने तुरंत बाजार छोड़ दिया और एक गली में चला गया। उसने सोचा कि किसी पुराने जानकार के पास छिपना पड़ेगा। उधर दूसरे शहर में आदित्य एक सस्ते लॉज के कमरे में बैठा था। उसने दरवाजा बंद किया और मोबाइल पर खबरें देखने लगा। स्क्रीन पर समीर की गिरफ्तारी की खबर थी। उसने मोबाइल मेज पर रखा और सोचने लगा। उधर थाने में चौहान ने समीर से कहा, तुम हमें उन जगहों के बारे में बताओ जहां बाकी 3 जा सकते हैं। समीर ने कहा, आदित्य बहुत चालाक है, वह किसी दूसरे शहर चला गया होगा। चौहान ने पूछा, और राकेश? समीर बोला, उसके कुछ दोस्त दूसरे जिलों में हैं। चौहान ने तुरंत टीमों को अलग अलग जगह भेजने का आदेश दिया। उधर बस में बैठा राकेश खामोश था। उसने खिड़की से बाहर नहीं देखा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं बस में ही कोई पुलिस वाला ना हो।
कुछ देर बाद बस एक ढाबे पर रुकी। कई लोग उतर गए, राकेश भी नीचे उतरा। उसने पानी लिया और जल्दी से वापस बस में बैठ गया। उधर विक्रम एक पुराने दोस्त के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। दोस्त ने दरवाजा खोला और चौंक गया। उसने कहा, तू यहाँ? विक्रम ने कहा, मुझे कुछ दिन छिपना है। दोस्त ने कहा, तू खबर में आ चुका है? विक्रम ने कहा, बस 2 दिन। दोस्त ने कुछ सोचकर उसे अंदर आने दिया। उधर इंस्पेक्टर चौहान को सूचना मिली कि बस स्टैंड के कैमरे में राकेश जैसा दिखने वाला आदमी दिखाई दिया है। चौहान ने तुरंत फुटेज मंगवाए। वीडियो में एक आदमी बस में चढ़ता दिख रहा था। चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था लेकिन शक मजबूत था। चौहान ने कहा, बस का रूट पता करो। कुछ ही देर में जानकारी मिल गई कि बस दूसरे जिले की तरफ जा रही है। चौहान ने वहां के पुलिस स्टेशन को सूचना भेजी। उधर बस आगे बढ़ रही थी। राकेश सीट पर बैठा था। उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस अब उसके पीछे भी पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ विक्रम दोस्त के घर के कमरे में बैठा था। दोस्त ने टीवी बंद कर दिया था। विक्रम ने कहा, अगर कोई पूछे तो कहना मैं यहाँ नहीं आया। दोस्त ने कहा, ठीक है। उधर आदित्य अपने कमरे में बैठा नक्शा देख रहा था। उसने तय किया कि कुछ दिनों बाद वह देश छोड़ने की कोशिश करेगा। उधर बस आखिरकार अगले जिले के बस अड्डे पर पहुंची। राकेश उतर गया। उसने चारों तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि पुलिस पहले से वहां मौजूद थी। 2 सिपाहियों ने उसे दूर से पहचान लिया। उन्होंने धीरे से उसके पीछे चलना शुरू किया। राकेश को शक हुआ। उसने कदम तेज कर दिए। सिपाहियों ने वायरलेस पर सूचना दी। कुछ ही सेकंड बाद 2 और पुलिसकर्मी सामने से आ गए। राकेश ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसे तुरंत जीप में बैठा दिया गया। उधर इंस्पेक्टर चौहान को सूचना मिली, सर राकेश गिरफ्तार हो गया। चौहान ने कहा, उसे तुरंत लाओ। कुछ घंटों बाद राकेश को भी उसी कमरे में बैठाया गया जहां समीर बैठा था। राकेश ने समीर को देखा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। चौहान कमरे में आया और बोला, अब 2 रह गए। राकेश चुप बैठा रहा। चौहान ने कहा, आदित्य और विक्रम। अब पुलिस की नज़र उन्हीं दोनों पर थी। थाने के पूछताछ कमरे में समीर और राकेश अलग अलग कुर्सियों पर बैठे थे। दोनों के हाथ सामने रखे थे और चेहरे पर थकान और डर साफ दिख रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान मेज के सामने खड़ा था। उसने दोनों को कुछ सेकंड तक देखा और फिर धीरे से बोला, 2 लोग पकड़े जा चुके हैं, अब बाकी 2 भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रहेंगे। समीर चुप रहा। राकेश ने नज़रें झुका लीं। चौहान ने फाइल खोली और कहा, तुम दोनों जानते हो कि मामला अब हत्या का है? उसने राकेश से पूछा, गार्ड को किसने मारा? राकेश कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, गलती से हुआ। चौहान ने कहा, रॉड किसके हाथ में थी? राकेश ने धीरे से कहा, मेरे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। चौहान ने नोट लिखा और बोला, तो हत्या का वार तुमने किया? राकेश ने सिर पकड़ लिया। चौहान ने आगे पूछा, आदित्य कहाँ जाएगा? राकेश ने कहा, वह हमेशा आगे की सोचता है, शायद शहर छोड़ चुका होगा। चौहान ने पूछा, और विक्रम? समीर ने जवाब दिया, उसके कुछ दोस्त शहर में हैं। चौहान ने तुरंत टीम को आदेश दिया कि विक्रम के सभी दोस्तों की जानकारी निकाली जाए। उधर विक्रम दोस्त के घर के कमरे में बैठा था। दोस्त बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसने कहा, तू यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता। विक्रम ने कहा, बस आज की रात। दोस्त ने कहा, अगर पुलिस आ गई तो? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद दोस्त बाहर गया और फोन करने लगा। उसे डर था कि अगर पुलिस को पता चल गया तो वह भी फंस जाएगा। उधर दूसरे शहर में आदित्य अपने कमरे में बैठा था। उसने मोबाइल बंद कर दिया था। वह बैग में कुछ कपड़े और कागज रख रहा था। उसका इरादा अगले शहर जाने का था। उधर पुलिस कंट्रोल रूम में विक्रम के दोस्तों की सूची तैयार हो चुकी थी। इंस्पेक्टर चौहान ने एक एक नाम देखा। उनमें से एक पते पर उसकी नज़र टिक गई। उसने कहा, यहीं से शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में पुलिस की जीप उस इलाके की तरफ बढ़ गई। उधर विक्रम दोस्त के घर के कमरे में चुप बैठा था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दोस्त घबरा गया। विक्रम ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, पुलिस। दोस्त का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। विक्रम तुरंत खिड़की की तरफ भागा लेकिन बाहर पहले से पुलिस खड़ी थी। दरवाजा खुला और सिपाही अंदर घुस आए। विक्रम को वहीं पकड़ लिया गया। उसे तुरंत हथकड़ी लगा दी गई। कुछ ही मिनटों में उसे जीप में बैठा दिया गया। उधर इंस्पेक्टर चौहान को वायरलेस पर सूचना मिली, सर विक्रम गिरफ्तार। चौहान ने कहा, उसे सीधे थाने लाओ। थाने में तीनों आरोपी अब एक ही बिल्डिंग में थे लेकिन अलग अलग कमरों में। चौहान ने विक्रम को सामने बैठाया। उसने पूछा, आदित्य कहाँ है? विक्रम चुप रहा। चौहान ने कहा, तुम्हारे 2 साथी बोल चुके हैं। विक्रम ने कहा, मुझे नहीं पता। चौहान ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर कहा, ठीक है, हम ढूंढ लेंगे। उधर आदित्य शहर छोड़ने की तैयारी कर चुका था।
उसने लॉज का बिल चुकाया और बाहर निकल गया। वह बस स्टैंड की तरफ बढ़ा। उसने टिकट लिया और बस में बैठ गया। उसे लगा कि उसने बाकी सब की तरह गलती नहीं की है। उधर पुलिस ने तकनीकी टीम से आदित्य के पुराने मोबाइल की जानकारी निकलवाई। उसका आखिरी सिग्नल उसी शहर के बस स्टैंड के आसपास मिला था। इंस्पेक्टर चौहान ने तुरंत उस शहर की पुलिस को सूचना भेजी। बस स्टैंड पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली गई। वीडियो में आदित्य जैसा दिखने वाला आदमी बस में चढ़ते दिखाई दिया। बस का नंबर मिल गया। बस दूसरे जिले की तरफ जा रही थी। उधर बस में बैठा आदित्य खामोश था। उसे नहीं पता था कि पुलिस अब उसके पीछे भी पहुंच चुकी है। कुछ घंटों बाद बस अगले शहर पहुंची। आदित्य उतर गया। वह भीड़ में आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। आदित्य ने मुड़कर देखा। सामने 2 पुलिसकर्मी खड़े थे। एक सिपाही ने उसकी फोटो मोबाइल में देखकर चेहरा मिलाया। आदित्य समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे पकड़ लिया गया। उसे हथकड़ी लगा दी गई। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर चौहान के पास खबर पहुंची, सर, चौथा आरोपी भी गिरफ्तार। चौहान ने कहा, उसे यहाँ लाओ। अब चारों आरोपी पुलिस हिरासत में थे। पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि बैंक चोरी और हत्या के सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मामला अदालत में जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। चारों आरोपी अब पुलिस हिरासत में थे। आदित्य, समीर, राकेश और विक्रम को अलग अलग कमरों में रखा गया था। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान ने केस की पूरी फाइल सामने रखी। बैंक की चोरी, गार्ड की हत्या, गैस कटर, कार, गोदाम में छिपाए गए पैसे और चारों की गिरफ्तारी, हर चीज अब रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी थी। चौहान ने फाइल बंद की और कहा, अब अदालत तय करेगी। अगले दिन चारों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस वैन से उतरते समय उनके हाथों में हथकड़ी लगी थी। कई पत्रकार वहां मौजूद थे। कैमरे लगातार उनकी तस्वीरें ले रहे थे। चारों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। समीर घबराया हुआ था। राकेश चुप था। विक्रम बार बार इधर उधर देख रहा था। आदित्य का चेहरा सबसे शांत दिखाई दे रहा था। उन्हें अदालत के अंदर ले जाया गया। जज ने केस की शुरुआती सुनवाई शुरू की। सरकारी वकील ने कहा कि यह मामला साधारण चोरी का नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध अपराध है जिसमें बैंक से लगभग 30 करोड़ रुपए चोरी किए गए और एक गार्ड की हत्या की गई। चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद जांच पूरी होने लगी। पुलिस ने बैंक के कैमरों, टोल प्लाजा की रिकॉर्डिंग, कार के सबूत, गोदाम से मिले पैसे और आरोपियों के बयान को केस डायरी में शामिल कर लिया। जेल में चारों अलग अलग बैरकों में थे। समीर को सबसे ज्यादा डर लग रहा था। वह रात भर सो नहीं पाता था। उसे बार बार गार्ड का चेहरा याद आता था। राकेश चुप रहता था। उसे समझ में आ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। विक्रम कई बार गुस्से में आ जाता था। उसे लगता था कि अगर वह उस रात दूसरी दिशा में भाग जाता तो शायद पकड़ा नहीं जाता। आदित्य अब भी शांत रहता था। वह अक्सर बैठकर सोचता रहता था। कुछ हफ्तों बाद केस की मुख्य सुनवाई शुरू हुई। अदालत में सरकारी वकील ने सबूत पेश करने शुरू किए। सबसे पहले बैंक के कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाई गई जिसमें चारों की गतिविधियां दिखाई दे रही थीं। फिर टोल प्लाजा की फुटेज दिखाई गई जिसमें विक्रम की कार साफ नजर आ रही थी। इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि गैस कटर से लॉकर काटे गए थे और गार्ड के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था। फिर गोदाम से बरामद पैसे अदालत में पेश किए गए। जज ने सबूत ध्यान से सुने। इसके बाद गवाहों को बुलाया गया। बैंक के सुरक्षा अधिकारी ने बयान दिया कि सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी। टोल प्लाजा कर्मचारी ने बताया कि उसी रात सफ़ेद एसयूवी गुजरी थी। अंत में पुलिस अधिकारी अरविंद चौहान को गवाही के लिए बुलाया गया। चौहान ने अदालत में पूरी जांच का विवरण बताया। उसने कहा कि कैसे कार के सुराग से शुरुआत हुई, कैसे गोदाम से पैसे मिले और कैसे चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी वकील ने कहा कि यह अपराध पूरी योजना के साथ किया गया था और गार्ड की हत्या जानबूझकर की गई थी। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि हत्या जानबूझकर नहीं हुई बल्कि गलती से हुई, लेकिन अदालत में मौजूद सबूत बहुत मजबूत थे। सुनवाई कई दिनों तक चलती रही। इस दौरान चारों आरोपी अदालत में खामोश बैठे रहते थे। समीर कई बार रो पड़ता था। राकेश सिर झुकाकर बैठा रहता था। विक्रम बेचैन दिखाई देता था। आदित्य अब भी चुप रहता था। आखिरकार फैसला सुनाने का दिन आ गया। अदालत में भीड़ थी। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बैंक चोरी की योजना चारों ने मिलकर बनाई थी। गैस कटर से लॉकर काटे गए और करोड़ों रुपये चोरी किए गए। गार्ड को रोकने के लिए उस पर हमला किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। जज ने कहा कि यह अपराध गंभीर है और समाज में डर फैलाने वाला है। फिर उन्होंने फैसला सुनाया। चारों आरोपियों को हत्या और डकैती के अपराध में दोषी ठहराया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत में सन्नाटा छा गया। समीर रोने लगा। राकेश ने आंखें बंद कर लीं।
विक्रम ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। आदित्य चुप बैठा रहा। कुछ ही देर बाद पुलिस उन्हें वापस जेल ले जाने लगी। चारों एक ही पुलिस वैन में थे लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। वैन जेल की तरफ बढ़ने लगी। जेल पहुंचने के बाद चारों को अलग अलग बैरकों में भेज दिया गया। दिन गुजरने लगे। जेल की जिंदगी कठिन थी। समीर अक्सर पछतावे में डूबा रहता था। राकेश कई बार सोचता था कि अगर उस रात उसने गार्ड पर वार नहीं किया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। विक्रम अपने फैसलों पर गुस्सा करता था। आदित्य अब भी कम बोलता था। एक दिन जेल के अंदर अचानक खबर फैली कि किसी कैदी को एक पुराना बैग मिला है। गार्ड ने बैग खोला। उसमें नोटों की कुछ गड्डियां थीं। ये खबर सुनकर कई कैदी चौंक गए। जेल अधिकारियों को भी समझ नहीं आया कि पैसा जेल के अंदर कैसे पहुंचा। उसी समय एक सिपाही ने देखा कि आदित्य अपने कोने में बैठा हल्की मुस्कान के साथ दीवार की तरफ देख रहा था। जेल के बैरक में उस दिन अचानक हलचल फैल गई जब एक कैदी के पास से नोटों का बैग मिलने की खबर पूरे परिसर में फैल गई। ड्यूटी पर मौजूद सिपाही ने बैग खोला तो अंदर कई गड्डियां थीं। तुरंत बैरक बंद कर दिए गए और जेलर को बुलाया गया। कुछ ही मिनटों में अधिकारी वहां पहुंच गए। बैग को टेबल पर रखा गया और सभी कैदियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। जेलर ने सख्त आवाज में पूछा, ये बैग किसका है? कोई जवाब नहीं आया। जेलर ने गुस्से में कहा, जेल के अंदर पैसा कैसे आया? फिर उसने सिपाहियों से कहा, सभी की तलाशी लो। तलाशी शुरू हुई। हर कैदी के कपड़े, बिस्तर और सामान की जांच की गई। कई कैदी घबराए हुए थे। कुछ चुपचाप खड़े थे। इसी दौरान एक सिपाही की नज़र आदित्य पर पड़ी। वह अपने कोने में बैठा था और बाकी कैदियों की तरह परेशान नहीं दिख रहा था। सिपाही ने कहा, तुम खड़े हो जाओ। आदित्य धीरे से खड़ा हो गया। तलाशी के दौरान उसके पास कुछ नहीं मिला। जेलर ने बैग को फिर देखा। उसने कहा, ये पैसा बाहर से आया है। जांच के लिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंगवाई गई। कैमरों में एक कैदी दिखाई दिया जो सुबह के समय बैरक के पास बैग लेकर आया था। उसे तुरंत पकड़ लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले वह चुप रहा लेकिन कुछ देर बाद टूट गया। उसने कहा, मुझे ये बैग देने के लिए कहा गया था। जेलर ने पूछा, किसने? कैदी ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से कहा, आदित्य ने। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। आदित्य को तुरंत अलग कमरे में ले जाया गया। जेलर ने पूछा, तुमने ये पैसा कहाँ से मंगवाया? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा फिर बोला, यह मेरा नहीं है। जेलर ने सख्त आवाज में कहा, झूठ मत बोलो। आदित्य ने कहा, मैंने किसी को नहीं भेजा। जांच आगे बढ़ी। पता चला कि वह कैदी जो बैग लाया था उसे बाहर से किसी ने पैसे देने का वादा किया था, लेकिन वह व्यक्ति कौन था ये साफ नहीं हो पाया। जेल प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार की और पुलिस को सूचना भेज दी। कुछ घंटे बाद इंस्पेक्टर अरविंद चौहान जेल पहुंचा। उसे देखते ही कई कैदी चुप हो गए। चौहान सीधे उस कमरे में गया जहां आदित्य बैठा था। उसने कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा, तुम अभी भी चाल चल रहे हो? आदित्य ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। चौहान ने बैग मेज पर रखा। उसने कहा, ये पैसा कहाँ से आया? आदित्य ने शांत आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। चौहान ने कहा, तुम्हारी चालाकी यहीं खत्म होगी। उसने उस कैदी को बुलवाया जिसने बैग लाया था। कैदी ने सामने खड़े होकर कहा, मुझे इसने कहा था। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें मिलीं। फिर आदित्य ने कहा, ये झूठ बोल रहा है। चौहान ने कहा, सच क्या है? आदित्य चुप रहा। पूछताछ कई घंटे चली लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। आखिरकार चौहान ने कहा, इस बैग की जांच होगी। बैग में मौजूद नोटों के नंबर जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगने वाले थे। उधर जेल के अंदर यह खबर फैल चुकी थी कि किसी ने पैसे छिपाकर अंदर पहुंचाए हैं। कई कैदी आपस में चर्चा करने लगे। कुछ का मानना था कि शायद चोरी का कुछ पैसा अभी भी बाहर छिपा हुआ है। कुछ को लगता था कि कोई बाहर से मदद कर रहा है। आदित्य अपने कोने में बैठा रहता था। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन कई कैदी अब उसे अलग नज़र से देखने लगे थे। उधर कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। नोटों के नंबर उसी बैंक चोरी से जुड़े हुए थे। इंस्पेक्टर चौहान ने रिपोर्ट पढ़ी और तुरंत जेल जाने का फैसला किया। वह फिर आदित्य के सामने बैठा। उसने कहा, अब ये साबित हो गया है कि पैसा उसी चोरी का है। आदित्य ने शांत स्वर में पूछा, तो? चौहान ने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ पैसा बाहर छिपा है। आदित्य कुछ नहीं बोला। चौहान ने कहा, बताओ वह कहाँ है? आदित्य ने कहा, मुझे नहीं पता। चौहान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, हम ढूंढ लेंगे। कुछ दिन बाद पुलिस ने फिर जांच शुरू की। गोदाम के आसपास के इलाके की फिर तलाशी ली गई। कई जगह खुदाई भी करवाई गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। जांच फिर से रुक गई। उधर जेल में आदित्य अब भी चुप रहता था, लेकिन एक दिन एक कैदी ने देखा कि वह दीवार पर कुछ निशान बना रहा है। कैदी ने पूछा, क्या कर रहे हो?
आदित्य ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन कैदी ने देखा कि दीवार पर 4 छोटे निशान बने हुए थे और उनके बीच एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। उस कैदी को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसी समय एक सिपाही ने भी वह निशान देख लिया। उसने तुरंत जेलर को बुलाया। जेलर ने दीवार को ध्यान से देखा, फिर उसने कहा, इसकी फोटो लो। कुछ देर बाद वह फोटो इंस्पेक्टर चौहान तक पहुंची। चौहान ने तस्वीर देखी। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, यह कोई साधारण निशान नहीं है। उसने नक्शा मंगवाया और दीवार पर बने चिन्ह से मिलाने लगा, और कुछ देर बाद उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसे शक हो गया था कि यह निशान शायद उस जगह का संकेत है जहां बाकी पैसा छिपाया गया है। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान ने दीवार पर बने निशान की तस्वीर मेज पर रखी और सामने फैले नक्शे को देखने लगा। उसने तस्वीर को कई बार घुमाकर देखा, फिर उसने नक्शे पर कुछ बिंदुओं को मिलाना शुरू किया। कुछ मिनट तक कमरे में कोई आवाज नहीं हुई। आखिर उसने धीरे से कहा, यह दिशा दिखाने वाला चिन्ह है। पास खड़े सिपाही ने पूछा, किस जगह का? चौहान ने जवाब दिया, गोदाम के आसपास की जगहों का। उसने तुरंत उस इलाके का बड़ा नक्शा मंगवाया जहां पहले पैसे छिपाए गए थे। उसने 4 निशानों को नक्शे के 4 रास्तों से मिलाया। कुछ देर बाद एक जगह पर उसकी उंगली रुक गई। उसने कहा, यही हो सकता है। उसी समय उसने टीम तैयार करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां उस इलाके की तरफ निकल गईं। उधर जेल में आदित्य अपने बैरक में बैठा था। उसके चेहरे पर वही शांत भाव थे। एक कैदी ने उससे पूछा, तुमने दीवार पर क्या बनाया था? आदित्य ने कहा, कुछ नहीं। कैदी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उधर पुलिस की टीम उस जगह पहुंच चुकी थी जहां चौहान ने निशान के आधार पर शक जताया था। वहां एक पुराना बंद गोदाम था जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। चौहान ने सिपाहियों से कहा, अंदर देखो। दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस अंदर गई। अंदर चारों तरफ पुराने बक्से और टूटे सामान पड़े थे। चौहान ने कहा, सब जगह तलाश करो। सिपाहियों ने एक एक कोना देखना शुरू किया। कुछ देर बाद एक सिपाही ने जमीन के एक हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी थोड़ी अलग दिख रही थी। चौहान वहां पहुंचा। उसने कहा, यहां खुदाई करो। खुदाई शुरू हुई। कुछ मिनट बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। मिट्टी हटाई गई। नीचे एक लोहे का बॉक्स दिखाई दिया। बॉक्स को बाहर निकाला गया। चौहान ने उसे खोला। अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। सिपाही ने कहा, सर यहाँ भी पैसा है। बॉक्स के अंदर करोड़ों रुपए थे। चौहान ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि चोरी की पूरी रकम गोदाम में नहीं थी। कुछ हिस्सा पहले ही दूसरी जगह छिपाया गया था। उसने तुरंत बॉक्स सील करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद वहां से और 2 बॉक्स मिले। तीनों बॉक्स में नोटों की गड्डियां भरी थीं। अब साफ हो गया था कि चोरी की रकम का बड़ा हिस्सा अभी तक छिपा हुआ था। उधर जेल में आदित्य को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बैरक में बैठा चुप था। एक सिपाही उसके पास आया और बोला, तुम्हें जेलर बुला रहे हैं। आदित्य उठकर जेलर के कमरे में गया। वहां इंस्पेक्टर चौहान पहले से मौजूद था। मेज पर 3 सील किए हुए बॉक्स रखे थे। चौहान ने कहा, तुम्हारा नक्शा काम कर गया। आदित्य ने बॉक्स की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। चौहान ने कहा, तुमने पैसा 2 जगह छिपाया था। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अब सब मिल गया तो पूछ क्यों रहे हो? चौहान ने कहा, मुझे ये जानना है कि तुमने ये निशान क्यों बनाया। आदित्य ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आदित्य ने कहा, क्योंकि मुझे पता था कि आप समझ जाओगे। चौहान ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने पूछा, तुम खुद क्यों बताना चाहते थे? आदित्य ने कहा, क्योंकि पैसा छिपाकर भी अब कोई फायदा नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद चौहान ने कहा, तुमने ये सब क्यों किया? आदित्य ने कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि इससे जिंदगी बदल जाएगी। चौहान ने कहा, बदली तो है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन जिस तरह मैंने सोचा था उस तरह नहीं। उधर जेल के बाहर मीडिया को खबर मिल चुकी थी कि चोरी का बाकी पैसा भी बरामद हो गया है। खबर तेजी से फैलने लगी। अब केस पूरी तरह बंद माना जा रहा था। लेकिन उसी रात जेल के एक सिपाही ने देखा कि आदित्य अपनी बैरक में बैठा दीवार को घूर रहा था। उसने फिर से दीवार पर उंगली से कुछ लिखा। सिपाही ने पास जाकर देखा। इस बार वहां एक नया चिन्ह बना हुआ था। उस चिन्ह के नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, अभी नहीं। जेल के सिपाही ने दीवार पर लिखा शब्द देखा और तुरंत जेलर को खबर दी। कुछ ही मिनटों में जेलर वहां पहुंच गया। उसने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली। चिन्ह साफ दिखाई दे रहा था और नीचे लिखा था, अभी नहीं। जेलर ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य अपने बिस्तर पर बैठा था और उसकी नज़र सीधे दीवार पर थी। जेलर ने सख्त आवाज में पूछा, इसका क्या मतलब है? आदित्य ने जवाब नहीं दिया। जेलर ने 2 सिपाहियों को बुलाया और कहा, इसे बाहर ले जाओ।
आदित्य को बैरक से निकालकर पूछताछ कमरे में लाया गया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अरविंद चौहान भी वहां पहुंच गया। चौहान ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तुम अभी भी खेल खेल रहे हो? आदित्य शांत बैठा रहा। चौहान ने कहा, दीवार पर लिखे शब्द का मतलब क्या है? आदित्य ने धीरे से कहा, कुछ नहीं। चौहान ने कहा, तुम्हारे हर निशान से हमें पैसा मिला है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब कोई पैसा नहीं बचा। चौहान ने कहा, तो फिर यह क्यों लिखा? आदित्य ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर चौहान ने कहा, तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ छिपा हुआ है? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपको क्या लगता है? चौहान ने मेज पर हाथ मारा और कहा, साफ बोलो। आदित्य चुप रहा। पूछताछ कई मिनट तक चलती रही लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं बताया। आखिरकार उसे वापस बैरक में भेज दिया गया। अगले दिन सुबह जेल प्रशासन ने उसकी बैरक की पूरी तलाशी ली। दीवार के उस हिस्से को भी साफ कर दिया गया जहां चिन्ह बना था। लेकिन जांच यहीं खत्म नहीं हुई। इंस्पेक्टर चौहान ने पूरी केस फाइल फिर से खोल ली। उसने चोरी की रात की सारी घटनाओं को फिर से पढ़ना शुरू किया। बैंक की फुटेज, टोल प्लाजा रिकॉर्डिंग, गोदाम से बरामद पैसा और दूसरा गोदाम, सब कुछ सामने रखा गया। फिर उसने चारों आरोपियों के बयान देखे। समीर ने कहा था कि सारा पैसा गोदाम में छिपाया गया था। राकेश ने भी यही कहा था। विक्रम ने बताया था कि उन्हें लगा था कि सारा पैसा वही था, लेकिन अब 2 जगह से पैसा मिल चुका था। चौहान को शक हुआ कि शायद तीसरी जगह भी हो सकती है। उसने टीम को बुलाकर कहा, गोदाम के आसपास के इलाके की पूरी जांच फिर से करो। पुलिस फिर उस इलाके में पहुंची। उन्होंने आसपास के खेत, पुराने मकान और बंद गोदामों की तलाशी ली। कई जगह खुदाई भी की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जांच फिर रुक गई। उधर जेल में चारों आरोपी अपनी अपनी बैरक में थे। समीर अब भी पछतावे में डूबा रहता था। राकेश कम बोलता था। विक्रम कई बार गुस्से में दीवार पर मुक्का मार देता था। आदित्य चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन दोपहर के समय जेल में अचानक हलचल हुई। एक कैदी ने बताया कि किसी ने रात में बैरक के पीछे की दीवार के पास कुछ फेंका था। सिपाहियों ने तुरंत वहां जाकर देखा। जमीन पर एक छोटा पैकेट पड़ा था। पैकेट खोला गया। उसके अंदर एक कागज था। कागज पर एक नक्शा बना हुआ था। जेलर ने तुरंत इंस्पेक्टर चौहान को बुलाया। कुछ ही देर में चौहान वहां पहुंच गया। उसने नक्शा ध्यान से देखा। नक्शे में एक सड़क, एक पुल और एक पुराना गोदाम बना हुआ था। चौहान ने पूछा, ये किसने फेंका? किसी को पता नहीं था। नक्शे के नीचे एक छोटा सा शब्द लिखा था, याद। चौहान कुछ सेकंड तक उस शब्द को देखता रहा। फिर उसने कहा, यह आदित्य का काम है। उसे तुरंत पूछताछ कमरे में लाया गया। चौहान ने नक्शा उसके सामने रखा। उसने पूछा, यह क्या है? आदित्य ने नक्शे को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। चौहान ने कहा, तुम्हें लगता है कि इससे हम उलझ जाएंगे? आदित्य ने कहा, मैंने कुछ नहीं भेजा। चौहान ने कहा, तो फिर यह नक्शा यहाँ कैसे आया? आदित्य चुप रहा। कुछ देर बाद चौहान ने कहा, अगर यहाँ भी पैसा मिला तो? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आप बहुत खुश होंगे। चौहान ने टीम को तुरंत उस नक्शे वाली जगह पर भेजने का आदेश दिया। कुछ घंटों बाद पुलिस उस जगह पहुंची। वहां सच में एक पुराना गोदाम था। दरवाजा बंद था। पुलिस ने उसे तोड़ा। अंदर तलाश शुरू हुई, लेकिन वहां सिर्फ खाली बक्से और कबाड़ मिला। कोई पैसा नहीं था। टीम ने पूरी जगह की जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। रिपोर्ट चौहान तक पहुंची। उसने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह नक्शा असली था या सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए बनाया गया था। उधर जेल में आदित्य फिर अपने कोने में बैठा था। एक कैदी ने उससे पूछा, क्या सच में कहीं और पैसा है? आदित्य ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, कभी कभी जवाब वहीं होता है जहां कोई देखता ही नहीं। कैदी को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसी समय जेल के सिपाही ने देखा कि आदित्य की उंगली फिर दीवार की तरफ बढ़ रही है। सिपाही ने देखा कि आदित्य की उंगली दीवार की तरफ बढ़ रही है। उसने तुरंत आवाज लगाई, हाथ पीछे रखो। आदित्य ने उंगली रोक ली और चुपचाप बैठ गया। सिपाही कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर वहां से चला गया। लेकिन ये खबर तुरंत जेलर तक पहुंच गई कि आदित्य फिर दीवार पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। जेलर ने आदेश दिया कि आदित्य को फिर से पूछताछ कमरे में लाया जाए। कुछ देर बाद आदित्य फिर उसी कुर्सी पर बैठा था जहां वह कई बार बैठ चुका था। कुछ ही मिनटों में इंस्पेक्टर अरविंद चौहान भी वहां पहुंच गया। चौहान ने कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम हमसे ज्यादा चालाक हो? आदित्य ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। चौहान ने कहा, तो फिर दीवार पर बार बार निशान क्यों बनाते हो? आदित्य ने जवाब दिया, आदत है। चौहान ने मेज पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारे हर निशान ने हमें किसी जगह तक पहुंचाया है। आदित्य चुप रहा। चौहान ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर कहा, तुम्हारे दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है।
आदित्य ने हल्की आवाज में कहा, हर इंसान के दिमाग में कुछ न कुछ चलता है। चौहान ने फाइल खोली और कहा, पैसा मिल चुका है, अदालत फैसला दे चुकी है, अब कुछ भी छिपाने का फायदा नहीं है। आदित्य ने कहा, मैं कुछ नहीं छिपा रहा। चौहान ने कहा, तो सच बता दो। आदित्य चुप रहा। कुछ देर बाद चौहान उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ठीक है। आदित्य को वापस बैरक में भेज दिया गया। दिन गुजरते रहे, जेल की दिनचर्या चलती रही। समीर अब भी अपने अपराध को लेकर पछता रहा था। राकेश अक्सर चुप रहता था। विक्रम कई बार जेल के नियमों से भिड़ जाता था। आदित्य अब भी शांत रहता था। एक दिन शाम को जेल में एक अजीब घटना हुई। एक नया कैदी लाया गया। उसे उसी बैरक में रखा गया जहां आदित्य था। कुछ देर बाद वह कैदी आदित्य के पास आया और धीरे से बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। कैदी ने जेब से एक छोटा कागज निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। आदित्य ने कागज लिया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, पुराना। आदित्य ने कागज को कुछ सेकंड तक देखा, फिर उसे मुड़कर जेब में रख लिया। कैदी वापस अपनी जगह चला गया। उसी समय एक सिपाही ने ये सब देख लिया। उसने तुरंत जेलर को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में दोनों कैदियों को पूछताछ कमरे में लाया गया। इंस्पेक्टर चौहान को भी बुला लिया गया। चौहान ने उस कैदी से पूछा, ये कागज किसने दिया? कैदी डर गया। उसने कहा, मुझे बाहर से देने को कहा गया था। चौहान ने पूछा, किसने? कैदी ने कहा, मुझे नाम नहीं पता। चौहान ने कागज उठाया और उस पर लिखा शब्द पढ़ा, पुराना। उसने आदित्य की तरफ देखा। चौहान ने पूछा, इसका मतलब क्या है? आदित्य चुप रहा। चौहान ने फिर पूछा, कौन है बाहर? आदित्य ने कहा, मुझे नहीं पता। पूछताछ काफी देर चली लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। अंत में उस कैदी को दूसरी बैरक में भेज दिया गया। आदित्य को भी वापस भेज दिया गया। लेकिन चौहान के दिमाग में अब एक नया शक पैदा हो चुका था। उसने केस फाइल फिर से खोली। उसने सोचा कि क्या कोई पांचवा आदमी भी था जिसने चोरी के बाद पैसा कहीं और रख दिया। अगले दिन उसने फिर गोदाम के आसपास के इलाके की जांच का आदेश दिया। पुलिस टीम वहां पहुंची। उन्होंने फिर से पुराने रास्तों और मकानों की जांच की, लेकिन कुछ भी नया नहीं मिला। उधर जेल में रात हो चुकी थी। आदित्य अपने बिस्तर पर बैठा था। उसने धीरे से जेब से वही कागज निकाला। उस पर लिखा शब्द पुराना अब भी साफ दिखाई दे रहा था। उसने कागज को मोड़ा और दीवार के एक कोने में बने छोटे से दरार में दबा दिया। फिर वह लेट गया। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर लीं। उधर उसी रात शहर के पुराने इलाके में एक जर्जर मकान के अंदर एक आदमी जमीन खोद रहा था। कुछ देर बाद उसका फावड़ा किसी धातु से टकराया। उसने मिट्टी हटाई। नीचे एक छोटा लोहे का बक्सा दिखाई दिया। उस आदमी ने चारों तरफ देखा, फिर बक्से को उठाकर बाहर निकाल लिया। बक्सा खोला गया। अंदर नोटों की गड्डियां रखी थीं। उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसी समय दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उस आदमी ने जल्दी से बक्सा बंद किया और अंधेरे में गायब हो गया। पुराने इलाके के जर्जर मकान के अंदर से लोहे का बक्सा निकालने वाला आदमी जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। उसने चारों तरफ देखा और बक्सा उठाकर गली के मोड़ तक पहुंचा। वहां एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। उसने बक्सा पीछे रखा और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। कुछ मिनटों बाद वह भीड़ वाले इलाके में गायब हो चुका था। उधर जेल में आदित्य अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसने धीरे से करवट बदली और दीवार की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर वही शांत भाव थे। सुबह जेल की गिनती के दौरान सभी कैदी लाइन में खड़े थे। सिपाही नाम पुकार रहे थे। आदित्य भी लाइन में खड़ा था। गिनती खत्म होने के बाद सभी कैदी अपने अपने काम पर चले गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अरविंद चौहान जेल पहुंचा। उसे रात की एक सूचना मिली थी। शहर के पुराने इलाके में किसी ने जमीन खोदने की खबर दी थी। चौहान ने उस इलाके की रिपोर्ट मंगवाई थी और उसे शक हुआ कि शायद यह उसी केस से जुड़ा हो सकता है। चौहान सीधे जेलर के कमरे में गया। उसने पूछा, आदित्य कहाँ है? जेलर ने कहा, बैरक में है। कुछ मिनट बाद आदित्य को फिर पूछताछ कमरे में लाया गया। चौहान ने उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, पुराना। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। चौहान ने कहा, तुम्हें ये शब्द याद है? आदित्य ने जवाब दिया, आपको क्या लगता है? चौहान ने कहा, कल रात पुराने इलाके में जमीन खोदी गई है। आदित्य चुप रहा। चौहान ने कहा, वहां से एक बक्सा गायब है। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर चौहान ने पूछा, क्या वह भी उसी पैसे का हिस्सा है? आदित्य ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। चौहान ने मेज पर हाथ मारा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ बैठकर बाहर सब कुछ चला सकते हो? आदित्य ने हल्की आवाज में कहा, कभी कभी खेल वहां चलता है जहां खिलाड़ी मौजूद नहीं होता। चौहान ने उसकी आंखों में देखा। उसे साफ लग रहा था कि आदित्य कुछ जानता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। कुछ देर बाद चौहान उठ गया।
आदित्य को वापस बैरक में भेज दिया गया। उधर पुलिस की टीम पुराने इलाके में पहुंच चुकी थी। उस जर्जर मकान की जमीन की जांच की गई। वहां खुदाई के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मिट्टी हटाई गई लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। पास के घरों में पूछताछ की गई। एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि रात में किसी मोटरसाइकिल की आवाज आई थी, लेकिन उसने चेहरा नहीं देखा था। पुलिस ने आसपास के कैमरों की फुटेज जुटानी शुरू की। कुछ घंटे बाद एक कैमरे में एक मोटरसाइकिल दिखाई दी। उसके पीछे एक आदमी बक्सा लेकर जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। रिपोर्ट चौहान तक पहुंची। उसने वीडियो ध्यान से देखा। फिर उसने धीरे से कहा, यह कोई नया आदमी नहीं है। उसने केस फाइल फिर से खोली। उसमें चारों आरोपियों के अलावा कई और नाम भी थे, उनके जानने वाले, दोस्त और रिश्तेदार। चौहान ने उन सभी की सूची बनवाई। उधर जेल में आदित्य को खबर मिल चुकी थी कि पुराने इलाके की जांच शुरू हो गई है। एक कैदी ने उससे धीरे से पूछा, क्या सच में बाहर अभी भी पैसा है? आदित्य ने जवाब दिया, कभी कभी सच सामने होता है लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। कैदी ने उसकी बात समझने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उधर पुलिस को कुछ घंटे बाद एक और सुराग मिला। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट आंशिक रूप से दिखाई दे रही थी। तकनीकी टीम ने उसे साफ करने की कोशिश की। आखिरकार नंबर का कुछ हिस्सा पढ़ा जा सका। उसके आधार पर पुलिस ने कई मोटरसाइकिलों की सूची निकाली। जांच शुरू हो गई। उधर रात को जेल में सभी कैदी सो चुके थे। आदित्य अपने बिस्तर पर बैठा था। उसने धीरे से दीवार के उस कोने को देखा जहां उसने कागज छिपाया था। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर वही आदमी जिसने बक्सा निकाला था एक कमरे में बैठा नोटों की गड्डियां गिन रहा था। उसके सामने 3 और छोटे बक्से रखे थे। उसने गड्डियां एक बैग में रखीं। फिर उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। कुछ सेकंड बाद कॉल लग गई। उसने धीरे से कहा, काम हो गया। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, ठीक। उस आदमी ने कॉल काट दी। उसने बैग बंद किया और कमरे से बाहर निकल गया। उसी समय दूर सड़क पर पुलिस की एक जीप तेजी से उस इलाके की तरफ बढ़ रही थी। रात के समय शहर के उस कमरे में बैठा आदमी बैग बंद करके बाहर निकल चुका था। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गली से बाहर निकल गया। बैग में नोटों की गड्डियां भरी थीं। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, जैसे वह पहले से ही इस पल का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद पुलिस की जीप उसी इलाके में पहुंची जहां वह मकान था। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान खुद वहां मौजूद था। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन वहां सिर्फ खाली गड्ढा मिला। चौहान ने जमीन को देखा और कहा, हम देर से पहुंचे। सिपाही ने पूछा, सर अब क्या? चौहान ने जवाब दिया, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुरंत आसपास की सड़कों पर नाकाबंदी कर दी गई। इधर मोटरसाइकिल चला रहा आदमी लगातार रास्ता बदल रहा था। कुछ देर बाद उसने एक पुरानी फैक्ट्री के पास बाइक रोकी। उसने बैग उठाया और अंदर चला गया। फैक्ट्री के अंदर पहले से 2 आदमी मौजूद थे। उनमें से एक ने पूछा, सब ले आए? उस आदमी ने बैग जमीन पर रखा और कहा, जितना मिला सब इसमें है। दूसरे आदमी ने बैग खोलकर देखा। अंदर नोटों की गड्डियां भरी थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतना पैसा तो किसी को पता भी नहीं होगा। पहला आदमी बोला, अब जल्दी निकलना होगा। उधर पुलिस की टीम इलाके के हर रास्ते की जांच कर रही थी। इंस्पेक्टर चौहान को अचानक एक कैमरे की फुटेज मिली जिसमें वही मोटरसाइकिल फैक्ट्री की दिशा में जाती दिखाई दी। चौहान ने तुरंत कहा, चलो। पुलिस की गाड़ियां उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगीं। इधर फैक्ट्री के अंदर तीनों आदमी जल्दी जल्दी बैग पैक कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, अगर पुलिस आ गई तो? दूसरा बोला, तब तक हम निकल चुके होंगे। लेकिन उसी समय दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी। तीनों एक पल के लिए रुक गए। पहले आदमी ने कहा, वे आ गए। उन्होंने तुरंत बैग उठाया और फैक्ट्री के पीछे वाले रास्ते की तरफ भागे। कुछ सेकंड बाद पुलिस की जीप फैक्ट्री के बाहर रुक गई। इंस्पेक्टर चौहान अंदर घुसा। फैक्ट्री खाली थी, लेकिन जमीन पर नोटों की एक गड्डी गिरी हुई थी। चौहान ने गड्डी उठाई। उसने आसपास देखा। उसे समझ आ गया कि वे अभी अभी यहाँ से निकले हैं। उधर पीछे के रास्ते से भागते हुए तीनों आदमी अलग अलग दिशाओं में निकल गए। एक आदमी बैग लेकर बाइक पर बैठा और तेजी से निकल गया। दूसरा अंधेरी गली में गायब हो गया। तीसरा आदमी पैदल भागता हुआ भीड़ में घुस गया। कुछ देर बाद पुलिस को सिर्फ खाली फैक्ट्री मिली। चौहान बाहर खड़ा सोच रहा था। उसी समय उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, आप देर से पहुंचे। चौहान ने पूछा, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, जिसे आप खोज रहे हैं वह आपके बहुत करीब है। कॉल कट गया। चौहान कुछ सेकंड फ़ोन को देखता रहा। उधर जेल में उसी समय आदित्य अपनी बैरक में बैठा था। वह चुपचाप दीवार को देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। पास खड़ा कैदी बोला, क्या हुआ? आदित्य ने धीरे से कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
कैदी ने पूछा, कौन सा खेल? आदित्य ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ दीवार की तरफ देखा। दीवार पर इस बार कोई निशान नहीं था, लेकिन जमीन पर धूल में उंगली से लिखा एक शब्द दिखाई दे रहा था। अगला। उसी समय जेल के बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार के अंदर बैठा आदमी मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसने कहा, पहला चरण पूरा हो गया। फोन के दूसरी तरफ से पूछा गया, अब? उस आदमी ने जवाब दिया, अब अगली चाल चलेगी। कॉल खत्म हो गई। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई और शहर की सड़कों में गायब हो गई। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही सस्पेंस और रियल क्राइम स्टोरीज आती रहती हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कौन सा लगा, और क्या आपको लगता है कि आदित्य का खेल सच में खत्म हो चुका है या अभी भी कहीं कोई राज छिपा है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप चाहेंगे तो हम इस कहानी का अगला सीजन भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली खौफनाक क्राइम स्टोरी में।